हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो देखो बच्चों, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस में देखा था कि जो फर्स्ट लॉ है वो एनर्जी और वर्क के कन्वर्जन की लिमिट को एक्सप्लेन नहीं करता। एक दूसरा है कि ये जो हीट फ्लो है उसके डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता कि वो किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस फ्लो हो सकती है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। और जो तीसरा लिमिटेशन है कि जो यूनिवर्स के जो प्रोसेस चल रहे हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उनकी स्पॉन्टेनिटी का रीजन क्या है। तो ये जो लिमिटेशंस थे जो फर्स्ट लॉ में रह गए थे, इन्हीं लिमिटेशंस को हटाने के लिए सेकेंड लॉ को प्रपोज्ड किया गया था। इस लॉ को प्रपोज्ड करने में डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो है स्टेटमेंट्स दिए हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे और इनमें से जो फर्स्ट है वो है अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी चेंज। देखो, तो इस कॉन्सेप्ट में सीधा बोला गया कि यूनिवर्स के जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहे हैं या नेचुरल अकरिंग प्रोसेस जो है यूनिवर्स के, उनमें हमेशा एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है। मींस यूनिवर्स के ऐसे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे जिससे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती हो। मींस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है। तो इसमें ये बोले, यही है इसका कॉन्सेप्ट कि इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरल अकरिंग प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड टू इंक्रीज। समझ गए बच्चों कि यूनिवर्स के जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनके चलने से यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। मींस डेल्टा एस टोटल ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। और इसके लिए जो इक्वेशन दिया गया वो है डेल्टा S इक्वल टू क्यू अपॉन टी और टी डेल S इक्वल टू क्यू। मीन सिस्टम की जो हीट होगी, एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में, वो उसकी थर्मल एनर्जी मीन्स पार्टिकल की थर्मल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहां तक ये था हमारा एंट्रोपी चेंज कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरा जो कॉन्सेप्ट है। तो देखो, ये कॉन्सेप्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस को बताता है कि यूनिवर्स के कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे। तो सीधा है वो स्पॉन्टेनियस होंगे जिससे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो ये स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन किया जो कि फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन रह गया था। दूसरा है अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड स्टेटमेंट। देखो, इसने ये कहा है, ओस्टवाल्ड डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है, इसने ये कहा है कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनाई जा सकती जो टोटल एनर्जी को कंप्लीट इक्विवेलेंट वर्क में कन्वर्ट कर दे। समझ गए मां? समझ गए बच्चों कि ये जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनाई जा सकती जो कि एनर्जी को टोटल इक्विवेलेंट वर्क में कन्वर्ट कर दे। और यही इसमें स्टेटमेंट है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन फंक्शनिंग इन साइकिल व्हिच कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विद प्रोड्यूसिंग चेंज एल्सवेयर विदाउट चेंजिंग, ठीक है, विदाउट प्रोड्यूसिंग चेंज एल्सवेयर। मतलब ये है कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं बना सकते जो अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में बिना किसी चेंज के टोटल हीट को किस में कन्वर्ट कर दे या टोटल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में। तो सीधा सा है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बताता है कि एनर्जी को वर्क में कितनी लिमिट तक बदला जा सकता है। तो सीधा सा है कि ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन था कि एनर्जी और वर्क की लिमिट जो है, कन्वर्जन लिमिट को एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो ये सीधा कहता है कि हम एनर्जी को टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसका कुछ ना कुछ पार्ट अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में एनर्जी का जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तीसरा है क्लाउसियस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि हीट का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो, इसने ये कहा है कि ऐसी कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं बना सकते जो कोल्ड बॉडी से जो है अपने आप टेम्परेचर, मतलब सेल्फ एक्टिंग
वर्क करे और कोल्ड बॉडी से जो हीट है वो हॉट बॉडी में ट्रांसफर कर दे बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के। मतलब इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency to transfer heat from cold body to hot body। समझ गए बच्चों कि मान लो ये कह रहा है कि ये है पेन, तो ये अपने आप ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मान लो इस टर्मिनल में हॉट है पेन और इसमें क्या है कोल्ड है, तो यहां से हीट अपने आप कोल्ड बॉडी से या कोल्ड पार्ट से और कहां पर हॉट पार्ट की ओर अपने आप ट्रांसफर हो जाए स्पॉन्टेनियसली। इसका मतलब है कि ये जो लॉ है ये थर्ड स्टेटमेंट सीधा बोलता है कि हीट का जो ट्रांसफर होने का या जो है शिफ्ट होने का ट्रांसफर होने का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये सीधा बोलता है कि लो से हाई की तरफ तो नहीं होगा, अपने आप हाई से लो हो सकता है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो जो लिमिटेशंस रह गए थे फर्स्ट लॉ के कि एक तो स्पॉन्टिनिटी का रीजन नहीं बता पाया, तो ये बताता है स्पॉन्टिनिटी का रीजन। ओके, ये जो है वर्क और एनर्जी के कन्वर्जन की लिमिट बताता है ओस्टवर्ड स्टेटमेंट, और जो क्लाउसियस स्टेटमेंट है ये बताता है कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से ये जो है सीधा सीधा है सेकेंड लॉ के ये हैं स्टेटमेंट्स, और इसका जो इक्वेशन होता है सेकेंड लॉ का वो है टी डेल एस इक्वल टू क्यू, और हमेशा डेल्टा टी मींस टोटल एंट्रोपी चेंज इन प्रोसेस ये है पॉजिटिव। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइंड कर दें तो क्या बोलते हैं दोनों लॉ। तो देखो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, ठीक है, ये किसके अनुसार है बच्चों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। ओके, वेयर एज इट्स एंट्रोपी इंक्रीज इन नेचुरली अकरिंग और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये किसके हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। तो दोनों लॉ ये कहते हैं कि एक में की टोटल एनर्जी यूनिवर्स की तो कंजर्व है, और सेकंड लॉ ये कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है इंक्रीज हो रही है। तो ये है इसका कंबाइंड फॉर्म। अब हम यहाँ आ जाएं, हम जानते हैं कि ये है सेकंड लॉ का स्टेटमेंट या फॉर्मूला, और ये है फर्स्ट लॉ का, मतलब ये है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, ठीक है, और ये है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। डेल टी डेल एस इक्वल टू क्यू, और ये है डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या क्यू इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारा इक्वेशन आएगा टी डेल एस टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस पी डेल्टा वी, तो और इक्वेशन को हम ऐसा बढ़ा सकते हैं टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, या टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच। यहां पर ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू होता है डेल्टा एच। तो ये रिलेशन है किसका, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का कंबाइंड फॉर्म का। तो यहां तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड टू एंट्रोपी एंड टेम्परेचर, मतलब ये एंट्रोपी और टेम्परेचर का एक रिलेशन है। इसने ये कहा है कि लिक्विड हो या सॉलिड, अगर इनकी एंट्रोपी को एब्सोल्यूट जीरो केल्विन में देखा जाए तो इनकी एंट्रोपी जीरो होगी। मींस एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर, चाहे वो क्रिस्टल सॉलिड हो, मतलब चाहे वो क्रिस्टल कैसा भी हो, ठीक है, उसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। मींस वो एक परफेक्ट ऑर्डर्ड क्रिस्टल होगा। तो यहाँ पर यही लिखा है, थर्ड लॉ को प्रपोज किया था डब्ल्यू रिचर्ड्स एंड वाल्टर नर्नेस्ट ने। इसमें क्या बोला गया कि एंट्रोपी ऑफ सॉलिड और लिक्विड अप्रोचेस जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सीधा सा है, जीरो केल्विन टेम्परेचर पर आप जाओगे, अप्रोच जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में पहुंचोगे तो वहां पर सिस्टम में कोई इरेगुलरिटी नहीं रह जाएगी, उसकी एंट्रोपी जीरो होगी। तो लिमिट
टेंस टू 0 केल्विन टेम्परेचर की, तो एंट्रोपी भी कहाँ जाएगी, हो जाएगी 0। यही हमारा थर्ड लॉ है। तो सीधा सा इसमें ऑब्जेक्ट होता है कि थर्ड लॉ इज रिलेटेड टू, तो सीधा है कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0 होगी 0 केल्विन टेम्परेचर पर। ओके, ये है। अब इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखें तो हम जानते हैं कि ये होता है एंट्रोपी चेंज, ठीक है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, तो ये होता है ds इक्वल टू dq अपॉन t। और ऐसा लिख सकते हैं, अब यहाँ पर एक ध्यान रखें कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर dq अपॉन dt इक्वल टू cp होता है, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं। और आगे बढ़ जाए, हम इसको इंटीग्रेशन कर दें 0 केल्विन टेम्परेचर से t केल्विन तक, और इस तरह से यहाँ का भी इंटीग्रेशन कर दिया 0 केल्विन टेम्परेचर से t तक का, तो यहाँ ये रिलेशन आया। चूंकि हम जानते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं dt st एस 0। ओके, तो यहाँ पर t जब 0 तो S0 भी क्या हो जाएगी बच्चों, ये एंट्रोपी क्या हो जाएगी 0। यही थर्ड लॉ है ना, यही इसका एप्लीकेशन मैन है कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर तो एंट्रोपी भी क्या होगी 0। तो यहाँ से ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, ठीक है। हम इसको और आगे ऐसे लिख सकते हैं, मींस St इक्वल टू Cp ln या St इक्वल टू 2.303 Cp log t। यही है एंट्रोपी और टेम्परेचर का रिलेशन कि किस टेम्परेचर पर क्या एंट्रोपी होगी। इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी भी इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड लॉ का यही सबसे बड़ा एप्लीकेशन था कि किसी भी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट की जा सकती है इस रिलेशन से। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, ये था थर्ड लॉ का जो मैथमेटिकल रिलेशन है, ये है। तो थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तीनों लॉ अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ तक हो गया। अब हम एक रिलेशन ले लेते हैं कि अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट अपने सॉलिड स्टेट 0 केल्विन से स्टार्ट होता है और फिर वो किसी T टेम्परेचर तक पहुंचता है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, टोटल एंट्रोपी चेंज, ठीक है, when process proceeds या operates from 0 केल्विन टू T केल्विन, कोई T केल्विन तक चलता है, तो देखो इसका सीधा सा रिलेशन है कि डेल्टा S टोटल, तो यहां से लेना कि 0 केल्विन से स्टार्ट, T इक्वल टू 0 से सपोज TF तक आप पहुंचे, तो ये होगा Cp, ओके, dt अपॉन T प्लस, ये किसके लिए हो गया बच्चों, सॉलिड के लिए, dt अपॉन T प्लस डेल्टा HF अपॉन TF। TF यहाँ पर क्या है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट, प्लस फिर हम आगे बढ़े TF से लेके TB तक चले, तो Cp लिक्विड dt अपॉन T, ये हो गया, प्लस डेल्टा HB अपॉन TB, ये चल जाएगा। मींस यहाँ सॉलिड से लेके मेल्टिंग तक का पूरा कि 0 केल्विन से स्टार्ट करें और मेल्टिंग तक चले, तो कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, फिर मेल्टिंग में कितना हुआ, ये हो गया। फिर हम जब लिक्विड फॉर्म में आ गए तो मेल्टिंग जो है टेम्परेचर से लेके फिर बॉइलिंग पॉइंट तक चले, तो कुल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, प्लस फिर यहाँ आ जाए TB से लेके कोई T टेम्परेचर, और ये लिक्विड का था, और अब यहाँ पर आ गया गैस dt अपॉन T, आगे कोई फेज ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट बॉइल्ड हो गया जब, वहां तक का है, और यहाँ ये गैसियस स्टेट तक का हो गया। तो ये टोटल एंट्रोपी चेंज कहाँ से कहाँ तक का हो गया बच्चों, केल्विन टेम्परेचर से स्टार्ट करके किसी T केल्विन टेम्परेचर तक का चेंज आया है, एंट्रोपी चेंज। इस ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं, अगर हम इसका एक ग्राफ देखें ऐसे कि यहाँ पर हम एंट्रोपी चेंज लें डेल्टा S और यहाँ टेम्परेचर, तो आप देखोगे कि ऐसे आएगा ग्राफ। मतलब यहाँ पर ये जो है, यहाँ का डेल्टा S कितना है, ये वाला कौन सा, Cp सॉलिड अपॉन T, और डेल्टा T ये चेंज है 0 से TF तक,
यहाँ जो बच्चों ये वाला चेंज दिख रहा है ये है डेल्टा टी एफ अपॉन टी एफ। फिर यहाँ से आप चल रहे हैं तो ये वाला चेंज है यहाँ से कौन सा, टी एफ से टी बी तक का, और ये हो गया आपके पास सी पी लिक्विड डी टी अपॉन टी। फिर यहाँ से ये वाला जो है शॉर्ट चेंज आप देख रहे हैं एकदम से, तो ये हो गया डेल्टा एच बी अपॉन टी, और कौन सा, वी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पर जो चल रहा है ये है टी बी से टी तक और सी पी गैस और डी टी अपॉन टी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन फेज ट्रांजिशन, ओके, इन फेज ट्रांजिशन एंट्रोपी चेंज यहां पर ये बात, यहां से यहां जो देख रहे हैं कि यहां पर जो फेज ट्रांजिशन चल रहा है एंट्रोपी चेंज रैपिडली अकर्स, मतलब यहां पर बहुत ही फास्ट चलता है। शॉर्टली चेंज हम ये कह सकते हैं कि शॉर्टली चेंज होता है, बाकी उतना फास्ट यहाँ एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है जबकि सिस्टम की हीट एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन जहाँ पर फेज ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ पर रैपिड चेंज आ रहा है एंट्रोपी में, ओके। तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज एक रैपिडली चेंज हो रहे हैं, ये इस तरह से, इसको बोलते हैं टैफी ग्राफ, ओके। तो ये था हमारा कुल मिला के एंट्रोपी से रिलेटेड मैटर, ओके। तो यहां तक आप इसे नोट कर लें। अब हम आगे जो भी देखेंगे टैफी ग्राफ, ओके, इसको सॉफ्ट लिख दो, इसको टैफी ग्राफ, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसको बोलते हैं टैफी ग्राफ। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टोटल लेंगे फ्री एनर्जी चेंज और फ्री एनर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।